नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तेलंगाना पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री केसीआर ने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया। आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव, चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और भाकपा महासचिव डी राजा आज तेलंगाना के खम्मम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते नजर आए हैं। और इस दौरान केसीआर 2019 से केंद्र में गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी सरकार बनाने की बात लगातार करते रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी दलों का ये बड़ा खेमा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ अपनी चुनावी जंग का आगाज कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प हो जाती हैं। 2024 को लेकर के सभी जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है, लेकिन विपक्ष भी अब चुनावी मोड में आ चुका है और 2024 के लिए मंच सजने लगा है। और इस मंच पर न सिर्फ अखिलेश यादव, न सिर्फ केसीआर, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, बल्कि वो तमाम संगठन एक साथ मौजूद हैं जो दक्षिण से 24 का आगाज कर रहे हैं। कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। खम्मम में इस समय अखिलेश यादव मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपके सबसे प्रिय नेता और यहां के मुख्यमंत्री आदरणीय के चंद्रशेखर राव जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान जी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय डी राजा जी, और मंच पर उपस्थित सभी बीआरएस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, यहां पर इस सभा में उपस्थित बीआरएस पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, मिनिस्टर्स, सांसद, विधायक, सभी नेता और बड़ी संख्या में, जहां तक मैं देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, सर दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर बाईं तरफ देखता हूं, मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, सर दिख रहे हैं। दाईं तरफ देखता हूं तो सर दिखाई दे रहे हैं। और मैं जब सामने देखता हूं, जहां तक देख सकता हूं वहां तक मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक धरती पर, खम्मम की ऐतिहासिक धरती पर, मैं आदरणीय केसीआर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आपने बुला करके पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया है। आज सुबह से लगातार हम लोग काम देख रहे हैं। मैं सामने जहां पर बिल्डिंग में हम लोग बैठे थे, ये इंटीग्रेटेड जो ऑफिस बनी है, कॉम्प्लेक्स बना है, एक ये उदाहरण है सरकारों के लिए कि एक जगह कैसे अधिकारी बैठ सकते हैं और जनता को तकलीफ और परेशानी नहीं होगी, एक ही जगह पर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये खम्मम वो धरती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकूमत रही होंगी, ताकतें रही होंगी, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है। यहां के किसान, यहां के नौजवान, अगर किसान कभी इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा
तो यहां के किसान इकट्ठे होकर के अपनी आवाज बुलंद कर करके उस समय की हुकूमत को हिला के रख दिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के, जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां भारत सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है, चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बीआरएस की पार्टी की सरकार हो, जो सहयोग और जो मदद और जो लोकतंत्र में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पा रही। तो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, साथ में भगवंत मान और भी तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार एकजुट होने की कोशिश है 2024 को लेकर। हालांकि मायावती ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वो एकला चलो की नीति पर काम करने वाली है। हालांकि ममता बनर्जी भी नजर नहीं आई है मंच पर, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी, जिससे सपा की सीधी टक्कर सूबे के अंदर है, वो क्या कुछ सोच रही है अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर के, आपको समझाएंगे, सुनाएंगे और दिखाएंगे भी कि क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सुनिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हम लोग हैं। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपने ऑफिसर के साथ, माननीय मंत्रीगणों के साथ हम लोग आए हुए हैं और प्रातः काल से ही शाम तक लगातार सेशंस चलेंगे। विभिन्न उद्योगपतियों से हमारी बात होगी और शाम को हम लोग रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहीं आए हुए हैं और वो तीसरे फ्रंट की तलाश में है। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। आज तेलंगाना तो सुन रहे थे आप डिप्टी सीएम को साफ तौर पर कहते नजर आए कि अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की तलाश में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जो सत्ता की भूख है उसको तृप्त किया जाए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी की बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का आगाज किया। 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कई स्थानों पर ऐसे खेल महाकुंभ का आयोजन करते हुए सांसद नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण का काम कर रहे हैं। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने खेलों को केवल टाइम पास का जरिया समझने वाले लोगों को सीख दी। उन्होंने कहा कि खेलों को केवल टाइम पास समझने से देश को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 8 साल में इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर खेलों के लिए बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। पीएम मोदी ने बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने के बाद कहा कि हमने पुरानी सोच को पीछे छोड़ दिया और खेलों के जरिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए लगातार काम किया है। ग्रामीण क्षेत्र में 30 खेल मैदान निर्मित हो चुके हैं। 45 खेल मैदान बनाने की कार्रवाई कन्वर्जन के माध्यम से मनरेगा, ग्राम सभा निधि और शासन के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली योजनाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रदेश के अंदर हर राजस्व गांव में प्रदेश सरकार ने आज अपने युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ ही उन्हें स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है और लगातार स्पोर्ट्स किट के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों के प्रति हर तबके के लोगों में, विद्यार्थी हो, नौजवान हो या फिर अधेड़ उम्र के लोगों के बीच इसके बारे में एक जागरूकता पैदा हो, इसको लेकर के खेलकूद विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर के निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। खेल की प्रतियोगिताएं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए। इससे खिलाड़ियों को अपनी ट्रेनिंग को लगातार टेस्ट करने का मौका मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों की बहुत मदद करती है। इससे खिलाड़ियों को अपने सामर्थ्य के बारे में तो पता चलता ही है, वो अपनी खुद की टेक्निक भी डेवलप कर पाता है। खिलाड़ियों के कोचेज को भी पता चलता है
कि उसके शिष्य में जिसको उसने सिखाया है अभी कौन सी कमियां रह गई है, कहां सुधार की जरूरत है, कहां सामने वाला खिलाड़ी उस पर भारी पड़ रहा है। इसलिए ही संसद महाकुंभ से लेकर राष्ट्रीय खेलों तक खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। इसलिए ही आज देश में ज्यादा से ज्यादा यूथ गेम्स हो रहे हैं। माघ मेला आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अब अपने आप को भगवान राम का वंशज बताया। राकेश टिकैत ने भगवान राम को अपना पूर्वज बताते हुए कहा कि अयोध्या हमारा मूल जन्मस्थल है और यहीं से परिवार के लोग बाहर गए। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी भगवान राम थे। इसके अलावा किसान नेता ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा वाले संस्था बनाकर देश भर के मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं। राम के असली वंशज तो हम हैं, हमारे पूर्वज अयोध्या के हैं, हम रघुवंशी हैं। हमारी तो सुबह भी राम से होती है और शाम भी राम के साथ होती है। नहीं भाई, रघुवंशी तो हम हैं, वो तो पूर्वज थे हमारे, वो तो गोत, वे रघुवंशी गोत से थे। और रघुवंशी गोत के बहुत लोग जो यहाँ पे भी हैं, राजस्थान में भी हैं, सब जगह उनके लोग हैं। और भगवान राम को सब लोग मानते हैं। वो एक गोत का सवाल अलग होगा रघुवंशी का, लेकिन भगवान राम सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर कहा कि ये तो अदालत तय करेगी कि पूरा मामला क्या था। ये इतना हाईलाइट हो गया था और एक कलंक था जीआरपी के ऊपर कि उनके रहते एक मुसलमान को दाढ़ी खींचकर इस तरीके से मारा गया। सब लोग जानते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। तो वहीं सांसद एसटी हसन ने यह भी कहा है कि देश में शांति बनी रहनी चाहिए। देखिए, ये तो तय अदालत करेगी कि हकीकत क्या है इसमें, क्योंकि ये इतना हाईलाइट हो गया था और एक कलंक था हमारे जीआरपी के ऊपर कि उनके रहते हुए एक मुसलमान को इस तरह से दाढ़ी खींच के मारा गया, धार्मिक नारे कहलवाए गए। अब सुना यह है कि वो धाराएं भी नहीं है जो धार्मिक नारों वाली होती हैं। मारपीट की धारा हटा नहीं सकते क्योंकि पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा जब बेल्टों से वो पिट रहा था। तो क्या था, क्या हकीकत थी, वो औरत कहाँ थी इतने दिन से, उसने कहाँ पे एफआईआर या कहीं रिपोर्ट कराई थी या नहीं कराई थी, वो अब कहाँ से आई है, ये अदालत को तय करने का मैटर है। और हमें तो यही लगता है कि अपना चेहरा बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए क्रॉस केस करा गया। लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। उसके बाद से वो लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और पहली बार आज वो लखनऊ दौरे पर आए। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने छल किया और इसे समाजवादी और बीजेपी की लड़ाई बताकर बीएसपी को चुनावी मैदान से बाहर करने की कोशिश की थी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी आज पहली बार लखनऊ आए हैं। हमसे पूछेंगे सर क्या रणनीति है 2024 को लेकर, क्या तैयारियां चल रही फिलहाल, पहला दौरा लखनऊ का है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को ये उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना करके जो मौका दिया है, माननीय बहन जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी मैं माननीय बहन जी ने 20 तारीख को मुझे ये जिम्मेदारी देने का काम किया है और 21, 22 छोड़कर 23 से लगातार मेरा कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। 18 मंडल है, आज 18 तारीख है। 18वां मंडल का कार्यक्रम आज मेरा खत्म होने जा रहा है। निश्चित है पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और जो देखने को मिल रहा है इनका उत्साह कार्यकर्ताओं का, निश्चित है आने वाला चाहे जो चुनाव होगा उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अखिलेश यादव आज तेलंगाना गए हैं, नया समीकरण बन रहा है, नए मोर्चे की तैयारी चल रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है मायावती ने कि वो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो 2024 की क्या रणनीति होगी, क्या उसी मोर्चे में आप? अखिलेश यादव जी तेलंगाना जाए चाहे जहां जाए, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी। और बहुजन समाज पार्टी 2007 में भी पूरा अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज,
पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC, ST, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ करके एक बड़ा रिजल्ट देने का काम किया था। इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत सरकार बनाई थी और उन्हीं के बल पर फिर गठबंधन होगा। लेकिन अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC, ST, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोगों से गठबंधन होगा। एक भाईचारा पैदा होगा। इन्हीं के बल पर फिर से इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा रिजल्ट आएगा, चाहे नगर पंचायत चुनाव हो, चाहे समाजवादी पार्टी के एक नेता है शफीकुर रहमान बल्क, वो लगातार मायावती की तारीफ कर रहे हैं। क्या ऐसे कुछ नेता समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे 2024 से पहले? देखिए, जो चुनाव अभी 22 में हुआ था, उस चुनाव में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था। जिसकी लड़ाई बीजेपी थी उसको डमी बताया गया, जिसकी कोई लड़ाई नहीं थी उसको लड़ाई में दिखा करके मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज के गुमराह किया गया, षड्यंत्र किया गया था। इस षड्यंत्र को, इस गुमराहियत को, चाहे पूरा अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, वो समझ गया है कि अगर इस देश में, इस प्रदेश में कोई सत्ता आ सकती है तो बहुजन समाज पार्टी आ सकती है। इनके साथ हमारे जो अभी सांसद जी समाजवादी के आज बोले हैं, समाजवादी के सांसद जी नहीं, तमाम मुस्लिम समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में लगातार ज्वाइन भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, और पूरा ओबीसी समाज भी आ रहा है। लेकिन 2022 का जो देखा गया रिजल्ट, उसमें मायावती क्या बसपा सुप्रीमो की बात की जाए तो चुनाव में बहुत सक्रिय नजर नहीं आई, रिजल्ट भी उस तरह का उम्मीदवार का नहीं आया। नहीं, बहन जी लगातार सक्रिय थी। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उस वक्त चुनाव चल रहा था, जब तो कोरोना चल रहा था। कोरोना में पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रैली करने की अनुमति नहीं दी। पहली रैली जब आगरा से शुरू हुई तो उसके पहले किसी की रैली नहीं हुई थी, मान्या बहन जी ने शुरू किया था और मंडल वाइज मान्या बहन जी रैली की तैयारी किया था। वो रैली हमारी की गई थी और बाकी सारे वर्कर मेहनत से लगे रहे। लेकिन जो बीजेपी का प्रचार तंत्र था उसने गलत तरीके से मोड़ दिया था। क्या दिया था कि लड़ाई इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसको डमी बताया जाता था, एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई दिखाया जाता था। और इस देश में SC, ST जिसके साथ बड़ा तबका है, बेस बड़ा है, इसको डमी बताया गया। बीजेपी का बी टीम बताया गया, जिसका कोई बेस नहीं उसको लड़ाई दिखाया गया। BSP के पास 10 सांसद हैं, ये डमी है और 5 साल बाद लड़ाई में रहेगा। इस तरह के षड्यंत्र साजिश की गई थी और इसको पर्दाफाश करके फिर से बहुजन समाज पार्टी इस देश में, इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ से अच्छा रिजल्ट जाएगा। और निश्चित है कि जब उत्तर प्रदेश से अच्छा रिजल्ट आएगा तो देश का प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं, मान्या बहन जी बनेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो देखिए, इनका कहना है विश्वनाथ पाल जी का कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी और प्रधानमंत्री भी दलित समाज से होगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर मायावती नजर आने वाली हैं। तो फिलहाल इस तरह के दावे विश्वनाथ पाल जी की तरफ से किए जा रहे हैं और लगातार वो दौरे कर रहे हैं जिलों के। आज लखनऊ का इनका पहला दौरा है और यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाएंगे कि जो कार्यकर्ता हैं वो आज एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका स्वागत हो रहा है विश्वनाथ पाल जी का। और इनकी समीकरण क्या होंगे बहुजन समाज पार्टी की, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो मायावती है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव 2024 का अकेले लड़ेंगे। अब देखना होगा कि अकेले लड़ने पर वो कितना कामयाब होती हैं और 2024 में बहुजन समाज पार्टी का क्या रिजल्ट रहता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ जनता टीवी लखनऊ। तो 24 की लड़ाई बसपा के लिए एकला चलो की नीति पर आई। अब ये एकला चलो की नीति कितना बसपा को प्रॉफिट पहुंचाएगी और कितना भाजपा को, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस भवन पहुंचे अध्यक्ष करण माहरा की अगर बात करें तो सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी सरकार तमाम भर्ती घोटालों को कांग्रेस कार्यकाल का बता रही है। ऐसे में हमारा कहना है कि हमने तो अपने कार्यकाल में 30,000 नौकरी देने का काम किया था, फिर कुछ चुनिंदा भर्ती परीक्षाओं को ही क्यों जांचा जा रहा है। बीजेपी सरकार सभी 30,000 भर्ती परीक्षाओं की जांच कराए। ये दबाव की राजनीति है और आज हमारी जो पूर्व CM है हरीश रावत जी से भी इस विषय पर बात हुई। उन्होंने भी ये कहा है कि जांच होनी चाहिए और जो जांच में दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने तो अपने कार्यकाल में 30,000 लोग की भर्तियां की, तो सबकी जांच करें, सबकी जांच होनी चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि कोई घोटाला कांग्रेस की टाइम पे हुआ है तो सबकी जांच करनी चाहिए, हमको कोई इसमें ऐतराज नहीं है। और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करे, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तो वही परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो रही हैं, जिसके चलते शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सचिवालय में प्रेस वार्ता करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा करी। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। इस बार कार्यक्रम के लिए 81,000 से ज्यादा छात्रों, 11,000 से ज्यादा शिक्षकों समेत बड़ी तादाद में अभिभावकों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें प्रदेश के 2 छात्रों का भी चयन किया गया है। हर साल की भांति
इस वर्ष भी 27 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पूरे देश के बच्चों को संबोधित करने जा रहे हैं और हमने तय किया है कि लगभग 5,500 जो हमारे शासकीय अशासकीय अर्ध सरकारी विद्यालय हैं, इनमें हम बड़ी बड़ी LED लगा के इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। एवरेज जो है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में प्रवेश द्वार के खंभों पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखे गए हैं, जिस पर ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि देवभूमि आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से पहचानी जाती है, भले ही उनका जन्म केरल के कालड़ी में हुआ हो। उन्होंने कहा कि वो बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन उचित होता कि इन तमाम खंभों में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के देवी देवताओं के बारे में यहां की प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को उकेरा जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर होना चाहिए और वो इसके लिए कई बार केंद्र और राज्य सरकार से निवेदन भी कर चुके हैं। हमारे बद्री केदार कहीं दिखाई ही न दे, हमारे शंकराचार्य कहीं दिखाई ही न दे तो दुख नहीं होगा? ऐसी समस्या हो जाती है। अब इसको कह दो तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन जो दुख होता है आखिर उसको प्रकट भी तो करना ही पड़ता है। बिना प्रकट किए और ज़्यादा वो सालता है उन्हें। तो हमारा ये अनुरोध है कि जो लोग इस बारे में रुचि रखते हों, देहरादून का जो एयरपोर्ट है, हम लोगों ने बहुत लंबे समय से ये मांग जारी रखी है कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है वो भगवान शंकराचार्य जी के नाम पर रखा जाए, आदि शंकराचार्य एयरपोर्ट। इसलिए रखा जाए कि आदि शंकराचार्य का जन्म भले कालड़ी में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना शरीर यहीं पर स्थायी रूप से रखा है। वो चले, भारत का पूरा भ्रमण किया और अंत में अपने शरीर का जो अवशेष है वो उत्तराखंड में छोड़ करके गए हैं। उत्तराखंड में उनका शरीर आज भी विद्यमान है किसी न किसी रूप में, और उनके द्वारा उद्धार किए गए बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि धाम आज भी विद्यमान है। आज भी शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ यहाँ पर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में कार्यक्रम के प्रभारी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हुए। बैठक के दौरान हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस यात्रा को गांव-गांव तक लेकर जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बताया कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस राज्य के अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेशवासियों को अवगत कराएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, भेदभावपूर्ण राजनीति, जाति की राजनीति, हिंसा पर आधारित राजनीति के खिलाफ देश में अमन, चैन, शांति के बहाली के लिए और खासकर देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, निजीकरण के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा को तय कर रहे हैं। आज वो यात्रा अभी हिमाचल प्रदेश में पहुंची है और आने वाले 30 तारीख को श्रीनगर में उस यात्रा का स्थगन होना है। जिस उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी जी 3600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं, उन सारे उद्देश्यों को और स्थानीय जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर गांव के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक वो संदेश जाए, इसके लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ पूरे देश में हो रहा है, जो 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में चलेगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना